वीडियो के इस अंक में हम चर्चा करेंगे योगी आदित्यनाथ के सीएम कुर्सी के बारे में। जैसा कि लगातार सुर्खियों में, टीवी न्यूज़ में, विश्लेषकों के माध्यम से, जो चुनावी और राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके माध्यम से, और कभी केजरीवाल के चुनावी एजेंडे में भी यह सुनाई पड़ा था कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है और उनको बीजेपी के अंदर कुर्सी से गिराने की साजिश रची जा रही है। तो यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का दावा बहुत मजबूत होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी के बाद उनको देखना जनता ने शुरू कर दिया है, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। तो इसी विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे। और कौन गिराने की साजिश कर रहा है, क्या प्रक्रिया हो रही है, और किसी भी बड़े पद को पाने के लिए, किसी भी जगह का सम्राट और यशस्वी और तेजस्वी बनने के लिए, प्रतापी बनने के लिए तमाम तरह के पापड़ लोगों को बेलने होते हैं, प्रतापी और चक्रव्यूह काटने होते हैं, तमाम तरह की अग्नि परीक्षा देनी होती है। तो कुछ ऐसी ही प्रक्रिया से कभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी गुजरना पड़ा था, और आज ऐसी कुछ परिस्थितियां तुलना करेंगे तो योगी आदित्यनाथ के भी सामने आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो इंडिया में। पहले मैं जिक्र करता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उस कार्यकाल का जो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने गुजरात में गुजारा था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सन 2001 में 7 अक्टूबर को गुजरात राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन्हें गुजरात भेजा गया था, और गुजरात भेजने के बाद उनसे बड़ी अपेक्षाएं थी, क्योंकि वहां पर गुजरात में पटेल जो बिरादरी होती है, पटेल कास्ट जो है, उसकी राजनीति में वहां पर दबदबा था, और उन्हीं की तरफ से जो राजनीतिक जो वहां का पार्टी का मुखिया होता था या मुख्यमंत्री होता था, उसको चुना जाता था। तो केशु भाई पटेल लंबे समय से वहां पर बीजेपी की तरफ से सीएम रहे, लेकिन कुछ स्थितियां उनकी उम्र के अनुसार और उनकी पकड़ के अनुसार ऐसा लग रहा था कि अब गुजरात उनसे संभल नहीं रहा है। तो इसी बीच में गुजरात श्री नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम बनाकर 7 अक्टूबर 2021 में उन्हें सीएम वहां का बनाया गया था, और वह वहां सीएम 7 अक्टूबर 2021 से लेकर 22 मई 2014 तक रहे। यानी कि आप देखेंगे तो 13 से 14 साल लगभग होता है। और वो वहां जब भी वहां सीएम रहे, लगातार उनका ग्राफ बढ़ता गया। जितनी ताकत से वो पहली बार चुने गए, उसके बाद दूसरी बार उससे ज्यादा ताकत से, और तीसरी बार उससे ज्यादा ताकत से। इसी बीच में गुजरात में दंगे हुए, गोधरा कांड बहुत फेमस है, साबरमती एक्सप्रेस जला दी गई थी। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भूमिका थी वह एक हिंदूवादी चेहरे के रूप में सामने आई, और ऐसे आरोप लगे कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं का पक्ष लेते हुए मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वालों को फ्री हैंड कर दिया था, और इस कारण वहां बहुत से मुसलमान मारे गए। तो यह आरोप प्रत्यारोप चलता रहा लंबे समय तक। मीडिया श्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करता रहा, और कम से कम 1.5 से 2 दशक तक जबरदस्त टारगेट किया। और इस टारगेट करने में केंद्र की जो सरकार हुआ करती थी, जब भेजा गया था सीएम बना के, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, लेकिन उसके बाद जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार आई, तो नरेंद्र मोदी को बराबर टारगेट किया जाता रहा। तो इस बीच में जितना उनको टारगेट किया गया, उतना वह सुर्खियों में रहे, उतना ही वह पॉपुलैरिटी का ग्राफ उनका बढ़ता गया। और पॉपुलैरिटी का ग्राफ हिंदुत्व के रूप में, उनके बयानों के रूप में, उनकी बेबाकी, उनके धाकड़ व्यक्तित्व के रूप में, और दूसरी तरफ जहां उन्होंने हिंदुत्व को मजबूत किया गुजरात में, और अपना चेहरा, जब एक बार बहुत फेमस किस्सा है, जब एक बार उन्हें एक मौलाना टोपी पहनाने का प्रयास किए थे, तो उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। यह विषय बहुत ज्यादा तूल पकड़ा था, और इसका बहुत तरीके से उन्होंने सफाई भी दी थी। इसके बाद लगातार कुछ ऐसी चीजें होती गई, गुजरात वाइब्रेंट गुजरात, और तमाम इस तरीके के जो निवेश से संबंधित उन्होंने प्रोग्राम वहां पे आयोजित किए। इंटरनेशनल बड़े बड़े बिजनेस और बड़े बड़े जो बिजनेस कम्युनिटी थी, उसको उन्होंने वहां बुलाया और बड़े बड़े प्रोग्राम किए। तो जहां गुजरात ने विकास की रफ्तार पकड़ी, वहीं हिंदुत्व को भी उन्होंने धार दिया। तो इस तरीके से जब कांग्रेस की सरकार जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वहीं नरेंद्र मोदी के हमेशा कुछ ना कुछ बयान मनमोहन सिंह को लेकर आते थे, और इस कारण पॉपुलैरिटी का ग्राफ और जनता के बीच में जो एक व्यापक उनका ऑरा था वो बढ़ता गया, और राजनीतिक आभा उनकी चमकती गई। और इस कारण एक दबी आवाज पहले जो आती थी कि प्रधानमंत्री तो हमें मोदी चाहिए, अगला प्रधानमंत्री तो हमें मोदी चाहिए, ऐसी जनता के बीच में से आवाज उठने लगी, और यह आवाज लगातार बढ़ने लगी। और मोदी की भी गतिविधियां कुछ इस तरीके की दिखने लगी कि अब वह भी प्रधानमंत्री
कि प्रधानमंत्री पद की यात्रा शुरू कर दी है, राजनीतिक यात्रा शुरू कर दिए हैं और उनके बयान भी कुछ इस तरीके से आते थे। तो जब जब जनता के बीच में से यह मांग उठने लगी तो पहले से केंद्र की राजनीति कर रहे बीजेपी के जो जो केंद्र की राजनीति में थे, बड़े जो नेता थे, उनका उनको उनको खलबली और उनको जो है दिक्कत महसूस होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि यह जो हवा बन रही है, यह कहीं सच में सत्य साबित ना हो जाए। तो इस तरीके के बहुत से नेता थे जिनकी जिनकी जिनको क्या कहते हैं, जिनके नीचे से जमीन सरकने लगी या जिनको भूचाल महसूस होने लगा कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो बीजेपी अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार इन्हें बना दे। तो 2009 का जो इलेक्शन था उसमें श्री लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के उम्मीदवार रहे प्रधानमंत्री के, लेकिन 2009 के बाद जब 14 आया तो माहौल एकदम बनने लगा था नरेंद्र मोदी के पक्ष में, और नरेंद्र मोदी के जैसे जैसे पक्ष में बनने लगा वैसे वैसे उनके खिलाफ साजिशें भी तेज होने लगी। कहीं ना कहीं इन साजिशों को केंद्र से भी हवा दी जा रही थी और कहीं ना कहीं इन साजिशों के खिलाफ प्रदेश प्रदेश स्तर पर भी बहुत सी गतिविधियां हो रही थी। इसी बीच में यह देखने में आया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ वहां के सारे विधायक शिकायत लिखते हैं और बीजेपी को ये शिकायत करते हैं कि इनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, इनके कार्य करने की शैली लोगों को लेकर चलने की नहीं है, बहुत एरोगेंट नेचर है और कि बहुत सख्त व्यवहार रहता है। लेकिन काम नरेंद्र मोदी का इतना अच्छा था कि शिकायत करने वाले जो विधायक थे, जो पार्टी के लोग थे, उनकी शिकायत खारिज हो गई और एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ। तो प्रधानमंत्री बनने की जो यात्रा थी श्री नरेंद्र मोदी की, उस यात्रा में भी अनेक बार ऐसी बाधाएं आई। केंद्र की तरफ से भी रोकने की बहुत कोशिश की गई। बहुत से ऐसे अग्नि परीक्षा को नरेंद्र मोदी ने पार किया जब बड़ी-बड़ी जांच बैठाई गई, गोधरा कांड को लेके उनको फंसाने का प्रयास किया गया, एसआईटी बैठाई गई और सारी चीजों के सारे चक्रव्यूह को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री ने जो अपनी राजनीतिक चमक दिखाई, जो राजनीतिक अपनी लोकप्रियता का जो ग्राफ बढ़ाया, उससे उनको आने वाले समय में कोई रोक नहीं पाया। तो इससे जैसे जैसे उनका ग्राफ बढ़ता गया तो केंद्र के नेताओं में ये खलबली मचने लगी कि राज्य स्तर का एक नेता जो मुख्यमंत्री था वह आज प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जा रहा है। ऐसे में सुषमा स्वराज थी, नितिन गडकरी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, ऐसे बहुत से सीनियर नेता थे, मुरली मनोहर जोशी थे। तो इन लोगों को ये लगने लगा कि एक हमारा जूनियर, एक हमारा सबॉर्डिनेट आज प्रधानमंत्री पद की रेस में है और प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो बहुत से कांटे उनके लिए बिछाए गए, कहीं लॉबिंग की गई, कहीं उनके विरोध में बातें की गई, लेकिन फाइनली लास्ट में राजनाथ सिंह ने उनको प्रधानमंत्री पद के लिए अपने पार्टी का उम्मीदवार 2014 में बनाया और 2014 में उम्मीदवार बनाने के बाद की कहानी तो लगभग लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कितनी तेजी से बढ़ी। उनकी राजनीतिक आभा के चलते कितने राज्यों में जहां कभी संभव नहीं था बीजेपी की सरकार बनना, हरियाणा जैसे, उड़ीसा जैसे, वहां पर भी कर्नाटक जैसे राज्यों में भी बीजेपी की सरकार बनी। तो यह उनका प्रताप था, यह उनका प्रयास था, यह उनकी दूरदर्शिता, यह उनकी तपस्या थी राजनीतिक, जो रंग लाई। तो कहीं न कहीं उन्होंने भी बहुत कुछ झेला और झेलने के बाद उस जगह पहुँचे जहाँ आज वह बैठे हुए हैं, जहाँ वह तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आए हैं और उनके काम ने विश्व स्तर पर भी भारत की साख को बढ़ाया। ठीक उसी तरीके से 2017 में जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश का विधानसभा इलेक्शन हुआ तो तो बीजेपी पावर में आई, बीजेपी बहुमत में आई और इसके बाद जब 2017 में योगी आदित्यनाथ को यहाँ का सीएम बनाया गया तो योगी आदित्यनाथ का जो ट्रैक रिकॉर्ड था काम का, वह आप अगर गिनेंगे तो आप कुंभ की ब्रांडिंग देखिए, आप कांवड़ यात्रा देखिए, आप नियुक्तियां और वैकेंसी देखिए, उसमें पारदर्शिता देखिए, उसमें जो तरीका था वह देखिए। इसके अलावा प्रदेश को दंगा मुक्त करना, कांवड़ यात्रा और कुंभ के आयोजन की इंटरनेशनल ब्रांडिंग करना, उन पे पुष्प वर्षा करना, अयोध्या में भगवान श्री रामलला की स्थापना और इस तरीके का कार्यक्रम करना। इसके बाद कोरोना में उन्होंने जो मैनेजमेंट दिखाया वह बहुत ही काबिले तारीफ था, जिसकी तारीफ उनके मैनेजमेंट की ऑस्ट्रेलिया में भी हुई थी। और दूसरी तरफ उन्होंने अतिक्रमण को लेके, जिहाद को लेके और लड़कियों के भगाने को लेके जो रोमियो स्क्वाड, एंटी रोमियो स्क्वाड उन्होंने बनाया, बहुत से उन्होंने जो काम किए और इस कारण जनता के बीच में योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त प्रशासक की बनती गई और उनकी लोकप्रियता का ग्राफ यह बढ़ने लगा और दूसरे प्रदेशों में भी उनकी डिमांड आने लगी। लोग ये कहने लगे कि हमें भी योगी जैसा सीएम चाहिए। तो जैसे जैसे योगी आदित्यनाथ का समय बढ़ता गया, एक उन्होंने विधानसभा में मुख्यमंत्री होने का टर्म पूरा किया, इसके बाद दूसरे टर्म में भी
वह आए मुख्यमंत्री बन के। तो कहीं ना कहीं होड़ पार्टी के अंदर कुछ नेता भी थे जो 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 लगातार यहाँ उत्तर प्रदेश का सीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे। जब उनका ख्वाब पूरा नहीं हुआ तो ऐसे नेता केंद्र के साथ कानाफूसी करने लगे और कुछ निगेटिव बातें फैलाने लगे और कुछ केंद्र में भी कुछ बैठे हुए लोगों को योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता थोड़ा सा चुभने लगी। और फिर बात यह आने लगी कि मोदी के बाद कौन, मोदी के बाद कौन के बाद जब ये बात आने लगी तो यह जो रिस्पांस आ रही थी, पूरे भारत से जो रिस्पांस आ रही थी, वह मोदी के बाद योगी का नाम आने लगा। पाकिस्तान से लेके भारत के दुश्मन देशों में भी योगी आदित्यनाथ की संकल्प शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति और उनके उनके एक्शन लेने का तरीका, उन्होंने अपराधियों के पोस्टर लगाए जिसपे कानून और सेकुलर और तमाम मीडिया का जो इकोसिस्टम है, जो सेकुलर इकोसिस्टम है, वो उन्हें घेरने की कोशिश किया। कुछ ऐसे पत्रकार थे जो उंगली करने की कोशिश किया, लेकिन उनको भी सीधा करने का तरीका योगी आदित्यनाथ को आता था। तो जिस जगह पे मोदी नरम पड़ते थे या ढीले दिखाई देते थे, वहां पर भी योगी आदित्यनाथ बहुत कड़ाई से काम करते थे। तो यहाँ पर जो शोभा यात्राएं होती निकलती थी हिंदुओं की या मुसलमान की, पत्थर फेंकना और शोभा यात्राओं को क्या कहते हैं, खंडित करना, उनको डिस्टर्ब करने की फिर हिम्मत खत्म हो गई और अपराधियों के साथ उन्होंने ऐसी कार्रवाई की कि भागते हुए अपराधी तख्ती टांग के अपनी जीवन की भीख मांगते हुए थाने पहुंचने लगे। उनको लगने लगा कि सरेंडर कर देने में ही भला है। तो ऐसे बहुत से एनकाउंटर हुए जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधरी, जिससे प्रदेश में छीनना झपटना बलात्कार की घटनाओं पर बहुत नियंत्रण लगा और अपराधी माफियाओं में एक भय बैठ गया। या तो वह प्रदेश छोड़ दिए या जेल में चले गए या इनकाउंटर उनका हुआ। तो इस तरीके का जो सख्त रोल था योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं नंबर 2 का नेता बनाने लगा। जैसे जैसे यह मांग उठने लगी, एक बात याद रखिएगा इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है, श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार पार्टी ने नहीं बनाया था, यह जनता ने बनाया था। और जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ इतना उठ गया था कि पार्टी को लगा कि राजनीति में सत्ता प्राप्ति के लिए और जीत हासिल करने के लिए जनता की आवाज सुननी चाहिए। तो इसी तरीके से जनता की आवाज योगी आदित्यनाथ के पक्ष में उठने लगी और जब योगी आदित्यनाथ के पक्ष में उठने लगी तो आप जान सकते हैं कि नंबर 2 पे अभी तक अपने आप को कौन समझता था। नंबर 2 पे जो समझता रहा वह अमित शाह है। तो अमित शाह से कहीं ना कहीं टकराव होने लगा और बहुत सफाई से, कभी इस बात की पुष्टि नहीं है, बहुत सफाई से योगी आदित्यनाथ को रास्ते से हटाने की, सीएम कुर्सी से हटाने की, उनके मनोबल को गिराने की और उनकी जनता के बीच में साख को गिराने की लगातार कोशिशें होने लगी और यह प्रयत्न दिखाई देने लगा। इस समय स्थिति ये है कि बीजेपी के जो विधायक हैं उनको भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश हो रही है। जो सहयोगी पार्टियां हैं जैसे निषाद पार्टी, अपना दल, इनके नेता भी इस समय बीजेपी और खासकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर रहे हैं, मुखर हो रहे हैं थोड़ा सा एंटी बोलने में। तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं हवा दी जा रही है। इसी तरीके से वीआईपी कल्चर को दूर करने के लिए नेम प्लेट हटाना और उस पर लगी हुई गाड़ियों पर लगे हुई जो लाल बत्ती नीली बत्ती होती थी, इनके खिलाफ जब योगी आदित्यनाथ ने डिसीजन लिया तो यह ब्रजेश पाठक को नहीं अच्छा लगा और यह पेपर में भी सुर्खियों में भी आया था। इसके बाद विपक्षियों को भी मौका मिल गया यह कहने का कि योगी आदित्यनाथ और पार्टी के अन्य लोगों में नहीं बन रही है। यही कारण है इस विषय को उठाया जब हाथरस में, अभी जब हाल में हाथरस में वो कांड हुआ था जो भगदड़ में जो कुछ लोग मारे गए थे, तो उसमें योगी आदित्यनाथ पहले पहुंचे और बाद में वहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे। तो इसको विपक्ष ने कहा था कि दो नेताओं के बीच में न बनने के कारण पूरा प्रदेश जो है इस चीज को झेल रहा है। कहीं ना कहीं मतलब उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि आपसी झगड़े को पूरा प्रदेश भुगत रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पार्टी के अंदर जो स्थिति पैदा की गई है उसको विपक्ष ने उठाया। और फिर इलेक्शन, जब पिछले बार 2019 का इलेक्शन हुआ था तो 62 सीटें उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने जीती थी। तब लोगों ने कहा था कि मोदी के प्रताप से, श्री नरेंद्र मोदी के प्रताप से 62 सीटें आई हैं। तब भी मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ थे। तब किसी ने नहीं कहा कि योगी आदित्यनाथ को भी श्रेय जाता है। लेकिन और तब सपा और बसपा साथ में गठबंधन करके लड़ी थी, तब योगी आदित्यनाथ के समय में 62 सीटें आई थी। और इस बार जबकि सीटें ज्यादा आनी चाहिए थी, इस बार सीटें घट के 33 हो गई। और इस बार जब 33 हो गए तो इस बिगड़े हुए रिकॉर्ड को कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर
के सिर पर मढ़ने की कोशिश की जा रही है। जबकि योगी आदित्यनाथ ने इलेक्शन के पहले अपने बहुत से राय दी थी, अपने बहुत से फीडबैक दिए थे कि इस फीडबैक पे काम किया जाए, जिस पे काम नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सुनी नहीं गई, और जब बिगड़ गया तो ये इस बात को योगी आदित्यनाथ में मढ़ने की कोशिश की जा रही है, और बहुत सफाई से ये सब काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई है केंद्र और बीजेपी के बीच में। नंबर दो की लड़ाई जो है इस समय बीजेपी के अंदर चल रही है। नंबर 2 की लड़ाई में जब भी आप समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं अमित शाह का ही नाम आ रहा है, और अमित शाह उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिसको पकड़ कर यह खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम आ रहा है। ये सारी बातें मेरी नहीं है, ये सारी बातें जो मीडिया में जो चुनावी विश्लेषकों के द्वारा चर्चा में जो आ रही है, उनको मैंने कहा है। इसको मेरे शब्द न माना जाए। तो ये सब बातें सामने आ रही हैं, और योगी आदित्यनाथ के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी, उसमें योगी आदित्यनाथ ने जो अपना रुख दिखाया, उससे यह बात समझ में आ रही है कि योगी आदित्यनाथ अपने बात को क्लियरली रख दिए हैं। 2027 में भी वो आ रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। तो इससे समझ सकते हैं, उन्होंने संकेत दिया है कि हमें हिलाने की कोशिश मत करना। जहां अमित शाह पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं और नंबर 2 के पावरफुल जो है नेता माने जाते हैं, और साथ में जेपी नड्डा, BL संतोष, और आपने देखा होगा कि उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश के इलेक्शन के जस्ट बाद वहां के सीएम शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया, छत्तीसगढ़ से हटाया गया, गुजरात में लगातार वहां के सीएम बदले गए। तो किसी भी जगह पर सीएम मुख्यमंत्री को हटाना या बदलना जहां केंद्र के लिए इतना आसान था कि जैसे 2 मिनट की मैगी, तो यह स्थिति दिखाई देती थी। लेकिन आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ के बारे में फैसला लेने में हाथ पैर कांप रहे हैं पार्टी के। उनको सही निर्णय समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन संकेत इस चीज के मिल रहे हैं। तो पार्टी को भी समझ लेना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ के पैर राजनीतिक जमीन पर कितने मजबूत हैं, और अगर उन्हें उखाड़ने की कोशिश की गई तो जमीन हिल जाएगी, और लंबे समय तक बीजेपी को वनवास झेलना पड़ेगा। तो बीजेपी को अपना समन्वय सुधारना चाहिए, जो बाहर संदेश जा रहे हैं उसको बचाना चाहिए। और फिर भी लास्ट में यही कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ को अपने चक्रव्यूह को तो खुद ही तोड़ना होगा, और इस अग्नि परीक्षा को पार कर जब वह सामने आएंगे तब उनकी ताकत को स्वीकार किया जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ अपनी अग्नि परीक्षा और इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए तैयार रहे, जो कि पार्टी के अंदर भी रचा जा रहा है, पार्टी के बाहर से भी रचा जा रहा है। तो कुछ यह चर्चा रही हमारी, जो कि वर्तमान जो राजनीतिक स्थिति चल रही है, योगी आदित्यनाथ की जो लेटेस्ट जो बातें सामने आ रही हैं कि उनको हटाने की बात हो रही है, उस पर थी। फिर आते हैं कुछ ऐसी मजेदार चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।